आज की करंट अफेयर क्लास में एक टॉपिक पढ़ा जाएगा, एक इंडेक्स पढ़ा जाएगा। हाल ही में जारी किया गया एक इंडेक्स जिसका नाम है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, जिसे हिंदी में कहेंगे वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2021 का। एक संस्था है जिसका नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, एक संस्था है जिसका नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यानी जिसे हिंदी में कहा जाएगा विश्व आर्थिक मंच। हिंदी में से कहा जाएगा विश्व आर्थिक मंच। ये संस्था हर साल 2006 से, यानी वर्ष 2006 से हर साल ये इंडेक्स जारी कर रही है। महिलाओं पर आधारित ये इंडेक्स जारी करती है कि पुरुषों के सापेक्ष महिलाओं की स्थिति क्या है। अब देखिए, इसमें एक शब्द प्रयोग किया गया, एक शब्द प्रयोग किया, बड़ा समझ लेते हैं उसको। एक शब्द प्रयोग किया गया जिसका नाम है जेंडर। देखिए, जेंडर का मतलब अलग अलग समय के लिए अलग अलग आप इसका कॉन्सेप्ट होता है। जैसे अगर जेंडर को आप इंग्लिश में अगर बदले, इसको देखिए, जेंडर का मतलब होता है, अंग्रेजी से कहते हैं लिंग, ठीक है। लिंग का एक मतलब होता है जेंडर, और कहीं कहीं जेंडर शब्द के लिए प्रयोग किया जाता है सेक्स। अब देखिए, दोनों शब्दों का मतलब बिल्कुल अलग अलग है, अलग अलग तरीके से अलग अलग कॉन्सेप्ट प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर सेक्स शब्द का प्रयोग आप कब करेंगे, जब यहाँ वहां पर कंपेयर किया जाएगा, कैसे तुलनात्मक अध्ययन किया जाएगा नंबर के अकॉर्डिंग, यानी पुरुषों के सापेक्ष महिलाओं की संख्या कितनी है। जैसे सेंसस आप लोग पढ़े होंगे, सेंसस आप लोग पढ़े होंगे, भारत की जनगणना सेंसस, उसमें एक कॉन्सेप्ट होगा जिसका नाम है लिंगानुपात। एक उसमें एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है लिंगानुपात, ठीक है। इसे अंग्रेजी में अगर देखा है तो अंग्रेजी में वही लिखा होता है, अंग्रेजी में इसको कहा जाता है सेक्स रेशियो। अगर यहाँ पे देखा है तो यहाँ पे जेंडर रेशियो भी कहा सकता था, लेकिन यहाँ पे कौन सा प्रयोग किया गया है, सेक्स रेशियो, यानी इससे अपन अंदाजा लगा रहे हैं कि यहाँ पे नंबर का प्रयोग होता है। देखिए, तो लिंगानुपात का मतलब ये होता है कि 1000 पुरुषों के सापेक्ष, यानी 1000 पुरुषों के सापेक्ष महिलाओं की स्थिति, महिलाओं की संख्या कितनी है। यानी 1000 पुरुषों के सापेक्ष महिलाओं की जो संख्या है उसे ही क्या कहते हैं, लिंगानुपात कहते हैं। यानी देख रहे हैं यहाँ पे किसकी तुलना की जा रही है, नंबर से, यानी संख्यात्मक तुलनात्मक अध्ययन किया जा रहा है। तो जहां पर भी संख्या की तुलना की जाएगी, यानी किसी क्लास में बच्चों की संख्या कितनी है, किसी समाज में, किसी देश में पुरुषों के सापेक्ष महिलाओं की संख्या कितनी है, तो वहां पे जो शब्द प्रयोग किया जाएगा, वहां पे प्रयोग किया जाएगा लिंग के लिए, कंपेयर के लिए प्रयोग किया जाएगा सेक्स शब्द का प्रयोग। लेकिन वहीं अगर देखिए जेंडर शब्द का प्रयोग जहां पर होता है, जेंडर शब्द का प्रयोग होते ही से आप पता लगा लेते हैं कि यहाँ पे नंबर की तुलना नहीं की जाती, यहाँ पे तुलना की जाती है किसके अकॉर्डिंग, सोसाइटी के अकॉर्डिंग, यानी सामाजिक तुलना की जाती है। जैसे कि इस देश की महिलाओं की स्थिति पुरुषों के सापेक्ष शिक्षा के क्षेत्र में कैसी है, या इस देश की महिलाएं पुरुषों के सापेक्ष आर्थिक रूप से कितनी संपन्न है, या इस देश की महिलाएं देश की जीडीपी में कितना योगदान दे रही है पुरुषों के सापेक्ष। यानी कुल मिलाकर नंबर से तुलना न करके पूरी तरीके से सामाजिक तुलना कितनी की जाती है, वहां पर भी आप जेंडर शब्द का प्रयोग करेंगे। ये जानकारी के लिए आपको कहीं ना कहीं आपको जानकारी आपको काम देगी, जो आपके लिए बताना बहुत ही जरूरी था। चलिए आगे देखते हैं। आगे एक संस्था जिसका नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसका जो मुख्यालय है, जानकारी की जान ली, इसका मुख्यालय पड़ जाएगा, इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड में। एग्जाम में यह भी पूछता है स्विट्जरलैंड में, ठीक। अब देखिए, इस बार एक इंडेक्स जारी किया गया वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट, जिसमें भारत का स्थान काफी खराब रहा। पिछले साल जो इसमें भारत का स्थान था, इसमें भारत का स्थान पिछले बार यानी 2020 में जो भारत का स्थान 112 रैंक पर हुआ करता था, भारत सीधे 28 अंक फिसल के, यानी 28 अंक सीधे भारत का कम आया, यानी 28 अंक भारत सीधे फिसल के नीचे चला गया। और भारत का वर्तमान में यानी 2021 में भारत का स्थान है 140 नंबर पर। भारत इस समय से 40 नंबर पर आ गया, जो भारत की स्थिति को दिखा रहा है, ठीक है। अब आप जानते हैं कि 40 रैंकिंग अगर भारत की आया है, 40 नंबर, 40 स्थान भारत का आया, तो आखिर ये भी पूछ सकता है कितने भी देश शामिल किए गए। आखिर 140 अंक स्थान आया भारत का, कितने देशों में आया, तो इस बार जो शामिल देशों की संख्या थी वो 156 देश। इस बार शामिल देश थे 156 देश, जो 56 देश इस बार शामिल किए गए हैं, ठीक। और अब जानते हैं कि अब टॉप 5 भी देशों को जान लेते हैं, आखिर टॉप 5 कौन कौन से देश इसमें शामिल है। तो अगर शीर्ष देशों की अगर बात की जाए, शीर्ष 5 देशों की अगर देखिए बात की जाए, तो उनका मैं नाम लिख देता हूं आपको, शीर्ष 5 देश। उसमें पहले नंबर पर देश आया है, पिछले साल भी वही पहले था और इस साल भी नंबर 1 पर यही देश है। पहले नंबर पर है आइसलैंड, दूसरे नंबर पर इसमें है फिनलैंड, तीसरे नंबर पर जो पिछले साल यही देश शामिल था, तीसरे नंबर पर है नॉर्वे। नॉर्वे तो लगभग किसी भी इंडेक्स में अगर देखा जाए तो टॉप 5 में रहता ही है, क्योंकि वहां पे स्वास्थ्य और जो कि एजुकेशन की पूरी जिम्मेदारी वहां के पूरी तरीके से
जिम्मेदारी वहाँ का सरकारी उठाती है, शिक्षा और वहाँ के स्वास्थ्य की। और एक इंडेक्स आता है जिसका नाम है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जो कि किसी देश की वास्तविक स्थिति बताने के लिए, अगर आप जायजा लेना चाह रहे हैं किसी देश की क्या वास्तविकता है, तो उसके लिए आप ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को देख सकते हैं। इसमें कई साल से ये देश, यानी 10, 12, 13 सालों से ये देश हमेशा टॉप पर रहा है, नॉर्वे। चौथे नंबर पर इसमें है देश जिसका नाम है न्यूजीलैंड। चौथे नंबर पर देश है उसका नाम है न्यूजीलैंड। पांचवें नंबर पर देश है जिसका नाम है स्वीडन। ये टॉप 5 देशों की रैंकिंग है। पहले नंबर पर है आइसलैंड, सेकंड नंबर पर है फिनलैंड, तीसरे पर है नॉर्वे, चौथे पर है न्यूजीलैंड और पांचवें नंबर पर आएगा स्वीडन। तो देखिए ये तो ऊपर से, ये ऊपर के शीर्ष देश थे। और जानते हैं कोई भी एग्जाम होता है तो कुछ लड़के नीचे से भी टॉप करते हैं, तो नीचे से कुछ देशों के नाम, इसे नीचे से यानी निम्न 5 देश कौन से, उसके भी नाम जान लीजिए, क्योंकि एग्जाम में ये भी पूछ देगा, पूछता ही है। इसमें सबसे खराब अगर देश माना जाएगा, यानी 156 देश शामिल किए गए, तो सबसे खराब देश किसकी रैंकिंग होगी? 56 नंबर वाले देश की होगी। तो 156 नंबर पर है इसमें अफगानिस्तान। अफगानिस्तान सबसे खराब रैंक पर इसमें शामिल है। अफगानिस्तान के बारे में आपको बता दें कि वहां पे महिलाओं की स्थिति पूरी तरीके से बद से बदतर, ऐसा कहा जाता है, अलग अलग रिपोर्ट आप पढ़ेंगे तो वहां पे ऐसी तक बातें की जाती है कि वहां पर महिलाओं को अपना नाम बताने का अधिकार भी वहां महिलाओं को अभी प्राप्त नहीं है। यानी वहां की महिला, सोचिए जिस देश में महिलाओं को अपना नाम बताने का अभी तक अधिकार न मिला हो, वहां पे देश की महिलाओं की स्थिति क्या से क्या होगी। ठीक 155 नंबर पर देश है जिसका नाम है यमन। ये चौथी दुनिया के देशों में शामिल किया जाता है, यानी काफी दरिद्र देश होते हैं। 154 नंबर पर एक देश है जिसका नाम है इराक। इराक इसमें 154वें नंबर पर। 153 नंबर पर अपना पड़ोसी देश जिसका नाम है पाकिस्तान। पाकिस्तान, भारत के बहुत सारे लोग इसीलिए बस खुश हैं कि पाकिस्तान से भारत की रैंकिंग काफी अच्छी आई है, लेकिन भारत को कम से कम बाकी देशों से तुलना करनी चाहिए कि बाकी पड़ोसी देश भारत के, सिर्फ अफगानिस्तान और पाकिस्तान की अगर हटा दिया जाए, भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं, बांग्लादेश, चीन, नेपाल, सभी देशों की बात की जाए, म्यांमार हो गया, सभी देशों से भारत की स्थिति क्या है? बद से बदतर है। सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान से बेहतर स्थिति में है भारत। ठीक है, 152वें नंबर पर आएगा एक देश है जिसका नाम है सीरिया, जो कि ISIS का पूरी तरीके से वहां पे गढ़ है। तो देखिए सबसे खराब रैंकिंग अफगानिस्तान, फिर उसके बाद यमन, फिर इराक, पाकिस्तान और सीरिया। ये है कुल मिलाकर ये टॉप 5 देश हैं। और ये लिस्ट कंट्रीज में सबसे खराब देशों की रैंकिंग में ये शामिल है, जहां पर महिलाओं की बुरी से बुरी स्थिति यहाँ पर है। और यहाँ पे जो जेंडर गैप है वो काफी कम से कम, यानी यहाँ पे महिलाओं की स्थिति काफी हद से अच्छी है और यहाँ पे काफी बद से बदतर स्थिति है। अब आप जानते हैं कि जब कोई भी रिपोर्ट या कोई भी इंडेक्स जारी होता है तो अलग अलग सेक्टर्स के आधार पर रिपोर्ट जारी की जाती है। जैसे कि मान लीजिए अगर किसी लड़कों को, अगर कोई भी किसी मान लीजिए UPSI का, किसी को PCS का, किसी को SSC का एग्जाम देना हो, SSC में सिर्फ SSC बोलने से तो काम चलेगा नहीं। SSC में कई सारे एग्जाम, कई सारे पेपर्स देने पड़ेंगे। जैसे आपको कई सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, जैसे रीजनिंग हो गया, मैथ, इंग्लिश और GS, इन 4 पेपर्स के आधार पर, 4 विषयों के आधार पर आपका पूरा रिजल्ट आपका जारी होगा। वैसे ये रिपोर्ट जारी किया जाता है तो इसमें कई सारे क्षेत्रों के आधार पर जारी किया जाता है, इन सेक्टर में महिलाओं की स्थिति क्या से क्या है। तो देखिए यहाँ पर शुरू में बताया कि जेंडर शब्द का प्रयोग कब होगा? जब सोसाइटी के लिए तुलना किया जाएगा, नंबर के लिए नहीं। तो जेंडर शब्द दिख रहा है यहाँ पे, इससे आप अंदाजा लगा लिए होंगे कहीं ना कहीं इसमें सोसाइटी के अकॉर्डिंग तुलना की जाएगी। तो देखिए 4 कंपोनेंट होते हैं, इन 4 कंपोनेंट के आधार पर देखा जाता है कि पूरे विश्व में पुरुषों के सापेक्ष महिलाओं की स्थिति क्या है। तो पहले नंबर पर इसमें देखा जाता है, पहले नंबर पर ये देखा जाता है कि महिलाओं का स्वास्थ्य कैसा है पूरे विश्व में। दूसरे नंबर पर ये देखा जाता है कि महिलाओं की शिक्षा में स्थिति कैसी है, यानी एजुकेशन में कैसी स्थिति है। तीसरे नंबर पर ये देखा जाता है कि महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण कैसा चल रहा है, कैसा है राजनीतिक सशक्तिकरण कैसा चल रहा है भारतीय किसी भी देश की महिलाओं का। ठीक, उसके बाद लास्ट में जो मेन चीज देखी जाती है वो देखी जाती आर्थिक तुलना, यानी आर्थिक रूप से महिलाएं कितनी ताकतवर है। ठीक है, आर्थिक सहभागिता देखी जाती है। यानी 6 सेक्टर्स के आधार पर देखा जाता है कि महिलाओं की स्थिति पुरुषों के सापेक्ष कैसी है। पहला स्वास्थ्य, हेल्थ को लेकर। दूसरा देखा जाता है शिक्षा यानी एजुकेशन के आधार पर। तीसरा देखा जाता है राजनीतिक सशक्तिकरण के आधार पर। चौथा देखा जाता है आर्थिक
सहभागिता के अनुसार महिलाओं की स्थिति कैसी है, इन 4 चीजों के आधार पर देखा जाता है महिलाओं की स्थिति को। ठीक है, अब समझिए ध्यान से। अब इसमें देखा है स्वास्थ्य के मामले चारों सेक्टर के आधार पर देखा। अब इसमें थोड़ा समझते हैं। अब देखिए कई सारे एग्जामों में यहां तक पूछ देता है कि ओवरऑल रैंकिंग तो पूछता ही है, भारत की रैंकिंग क्या 140 आप बताएंगे ही बताएंगे, लेकिन उसमें यह भी पूछता है कि भारत की इन सेक्टर के आधार पर महिलाओं में भारत की स्थिति क्या है। अब इसमें अगर देखा जाए तो और स्थिति खराब है भारत की महिलाओं की। स्वास्थ्य की अगर बात की जाए, स्वास्थ्य के मामले में 156 देशों में भारत की महिलाओं की स्थिति कितने नंबर पर आता है, 155वें नंबर पर भारत की स्थिति है। देख रहे होंगे कितनी बड़ी बातें चैनल्स पे की जाती है, न्यूज चैनल्स पे, लेकिन वास्तव में भारत की स्थिति कैसी है समझना पड़ेगा सबको। शिक्षा के मामले में देखा जाए तो पूरे विश्व में भारतीय महिलाओं की स्थिति नंबर पर आता है 114वें नंबर पर, 114वें नंबर पर है भारत की महिलाओं की स्थिति। राजनीति के मामले में जो पिछले साल भारत की महिलाओं की स्थिति जो 18 नंबर पर हुआ करती भारत की महिलाओं की स्थिति, इस बार वो घटकर और खराब हो गई, यानी भारत की महिलाओं की स्थिति इसमें रैंकिंग कितनी हो गई है, 51वें नंबर पर। आर्थिक सहभागिता के मामले में कोई पर्टिकुलर कोई रैंक नहीं दिया गया, लेकिन ये बताया गया कि निम्न 10 देशों में भारत की महिलाओं की स्थिति ये है। निचले से 10 देशों में भारत उसमें शामिल है आर्थिक सहभागिता में। तो स्वास्थ्य के मामले में अगर रैंकिंग पूछ दे तो 155, शिक्षा के मामले में 114 और राजनीतिक मामले में अगर पूछ दे तो भारत की रैंकिंग 51 नंबर पर, और आर्थिक सहभागिता का पूछ दे तो नीचे के 10 देशों में भारत शामिल है। अब इस रिपोर्ट की मुख्य बातें समझी जाए कि आखिर इस रिपोर्ट में और क्या क्या बोला गया। स्वास्थ्य देखिए ओवरऑल बताया गया कि ओवरऑल अगर पूरे विश्व की महिलाओं को अगर पूरी तरीके से पुरुष यानी पुरुष और महिलाओं को अगर इक्वल कर देना है, यानी हर तरीके से इन चारों केंद्र के आधार पर, इन चारों कंपोनेंट के आधार पर अगर पूरी महिलाओं को बराबरी आनी है तो उन लोगों को महिलाओं को अब से लग जाएगा करीब 99 साल। ये आंकड़ा बता रहा है कि अब से कितने साल लग जाएंगे, 99 साल। वही अगर इसमें बात की जाए राजनीति के मामले में अगर बात बताई जाए तो राजनीतिक मामले में ये बताया गया है कि पूरे विश्व में लगभग 35,500, समझिएगा 35,500 संसद हैं जो कि इस पद पर कायम है। ठीक है, पूरा इतनी सीटें हैं पूरे विश्व में, जिसमें कुल मिलाकर के सिर्फ 3500 पर क्यों कौन है, महिलाएं इस पर कायम है। यानी पूरे विश्व का सिर्फ और सिर्फ 22.1% की महिलाएं क्या हैं, उस पर कायम है। इस तरीके से ये रिपोर्ट जारी की। और उसमें बात किया गया स्वास्थ्य को लेकर एक बात की गई। स्वास्थ्य को लेकर जो बात बताई गई इसमें यह बताया गया कि पूरे विश्व में जो भी सबसे स्थिति जो खराब चल रही है स्वास्थ्य के मामले में, उसका जो गैप ये दिखा रहा है उसका सबसे बड़ा कारण क्या है, भ्रूण हत्या। और भ्रूण हत्या के बारे में भारत के बारे में चौंकाने की बात इसमें यह बताई गई कि विश्व का लगभग 1.5 मिलियन, आप अंदाजा लगा सकते हैं 1 मिलियन में 10 लाख होते यानी 15 लाख, विश्व के लगभग एक साल में जो 1.5 मिलियन भ्रूण हत्याओं में से 90 से 95% यानी 90 से सिर्फ 95, पूरे धरती पर इतनी भ्रूण हत्याएं होती हैं, उसका 90 से 95% सिर्फ 2 देशों में है। एक है चाइना और दूसरा है अपना भारत। ये 2 देश मिलकर 1.5 मिलियन भ्रूण हत्याएं करते हैं, जिसका 90 से 95% सिर्फ 2 देशों में है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी बुरी से ये जो पूरे विश्व की बात की गई, लेकिन भारत में जो बुरी स्थिति की बात की गई स्वास्थ्य को लेकर, जो इतनी खराब स्थिति भारत 155 सिर्फ एक देश से बेहतर है भारत की रैंकिंग स्वास्थ्य के मामले में। तो उसमें सबसे बड़ा कारण बताया गया कि भारत में लड़कियों की कम उम्र में जो की गई शादियां होती हैं, वो स्वास्थ्य में भारत की रैंकिंग गिरने का सबसे बड़ा एक मुख्य कारण है। ठीक है, आर्थिक भागीदारी, यानी आप देख सकते हैं कि 4 चीजें कितनी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट के आधार पर ये विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। और वास्तव में इन 4 चीजों पर अगर किस देश को अगर आगे जाना है तो इन 4 क्षेत्रों पर काम करना ही पड़ेगा। आज देख रहे हैं कोरोना काल में कैसी स्थिति है भारत की। भारत में अलग अलग क्षेत्रों पे पॉलिटिक्स चलती रहती है, लेकिन वही स्वास्थ्य के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में कभी कार्य किया नहीं था, जो आज भारत पूरी तरीके से इसको झेल ही रहा है। तो इसमें ये पूरी बात है, ये जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है, ये पूरी इंडेक्स ये इसमें इस तरीके की बात है जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता ही रहता है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या भारत सरकार द्वारा या भारत में महिलाओं के लिए कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया है जिससे महिलाओं का उत्थान हो सकते या महिलाओं का सशक्तिकरण हो सके? ऐसा नहीं है। भारत सरकार द्वारा भारत के संविधान में ही देखिए, भारत के संविधान में ही आर्टिकल 14,
आर्टिकल 15(1) 15(2), 15(3) और आप कह सकते हैं कि 39 घ, अनुच्छेद 42, ये सभी अनुच्छेद जो बताए गए हैं कहीं ना कहीं महिलाओं के पूरी तरीके से उसमें समर्पित किया गया। जैसे संविधान के आर्टिकल से अगर बात की जाए, थोड़ा सा जानकारी जरूरी है। संविधान के अगर आर्टिकल्स की अगर बात की जाए तो आर्टिकल्स अनुच्छेद 15(1) साफ साफ ये कहता है कि कोई भी राज्य, ठीक है, किसी व्यक्ति को जाति, धर्म, लिंग, निवास स्थान, जन्म स्थान के आधार पर कोई भी भेद नहीं करेगा। देखिए उसमें एक शब्द का जिक्र किया गया जिसका लिंग है। अब देखिए लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा, यानी ये आर्टिकल जो 15(1) है ये पूरी तरीके से महिलाओं को उसमें दर्शाया गया है। दूसरा 15(2) भी साफ साफ उसमें बताया गया है कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को जाति, धर्म, लिंग के स्थान पर किसी तालाब, किसी रेस्टोरेंट, किसी होटल में कहीं पर भी भेदभाव उसके साथ नहीं करेगा, यानी यहाँ पे भी लिंग की बात की गई है। उसके बाद 15(3) में तो साफ साफ महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान का दर्जा दिया गया है। 15(3) में महिलाओं और बच्चों के लिए साफ साफ है उसमें तरीके से। और उसके बाद आप देखेंगे अनुच्छेद 39 घ तो साफ साफ कहता है कि समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए, समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए। वैसा नहीं कि पुरुष को किसी उसी काम के लिए अधिक वेतन दे दो और किसी महिला है तो उसको कम काम दे, कम सैलरी देकर उसको धीरे से भुलवा दे, ऐसा नहीं है। वहां पर अगर समान कार्य है, पुरुष हो या महिला हो, तो उसको समान वेतन देना पड़ेगा। एक सबसे अच्छा अनुच्छेद जिसका नाम है 42, अनुच्छेद 42 साफ साफ कहता है उसमें महिलाओं को विशेष तरीके से दर्जा दिया गया है। अगर कोई महिला गर्भ से है यानी प्रसूति, उसको मदद दी जाएगी इस तरीके से। यानी भारत के संविधान में भी भारत की महिलाओं को 15(1), 15(2), 15(3), 39 घ और 42 और भी ढेर सारे आर्टिकल्स हैं जिसमें महिलाओं को विशेष रूप से दर्जा उनको प्राप्त है इस तरीके से। ये तो हो गई संविधान की बात। अब भारत में कई सारे एक्ट भी बनाए गए जिसके तहत महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए ढेर सारे कार्य किए गए। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर देखा जाए तो बाल विवाह निषेध अधिनियम पहला एग्जाम्पल है, इसका नाम है बाल विवाह निषेध अधिनियम। बाल विवाह निषेध अधिनियम ये महिलाओं के लिए बनाया गया। एक दूसरा एक्ट, एक और एक्ट बनाया गया दहेज प्रतिषेध अधिनियम बनाया गया। दहेज प्रतिषेध अधिनियम बनाया गया। ठीक, उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट एक्ट बनाया गया 1961 में, उसका नाम था मातृत्व लाभ अधिनियम। मातृत्व लाभ अधिनियम ये तो काफी इंपॉर्टेंट बना, इससे कई सारे क्वेश्चन परीक्षा में आ चुके हैं। मातृत्व लाभ अधिनियम बनाया गया, वर्ष 1961 में बनाया गया। इसके लिए थोड़ा सा बता दें आपको, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 में बनाया गया। जब देश आजाद हुआ 1947 में, तो उस समय जो मातृत्व मृत्यु दर था यानी मदर मर्टिलिटी जो रेट थी हुआ करती थी वो काफी अधिक हुआ करती थी, जिससे भारत सरकार बड़ी चिंतित हुई, क्योंकि मातृत्व मृत्यु दर के अगर अधिक होगा तो उससे बाकी जितने भी रिपोर्ट्स आते हैं वो सब पर बुरा प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए वर्ष 1961 में भारत सरकार ने एक अधिनियम लाया। उस अधिनियम का नाम था मातृत्व लाभ अधिनियम, जिसके तहत क्या किया गया, जो महिलाएं, मान लीजिए जो महिलाएं गर्भ से हैं और अगर वो कार्यरत है तो वैसी महिलाओं को 14 सप्ताह की छुट्टी दे दी जाएगी। 14 सप्ताह की छुट्टी दी जाएगी और साथ में सैलरी भी दी जाएगी। 14 सप्ताह की छुट्टी प्लस साथ में सैलरी दी जाएगी। लेकिन इसका कुछ खास प्रभाव नहीं हुआ। 56 साल के बाद वर्ष 2017 में, कब 2017 में भारत सरकार ने इसमें संशोधन कर दिया, यानी मातृत्व लाभ जो अधिनियम ये है इसमें सरकार ने 2017 में संशोधन कर दिया। अब इसका नाम पड़ गया मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम 2017। तो आपको देखना पड़ेगा कि मातृत्व लाभ अधिनियम पूछ रहा है तो 1961 होगा, और अगर पूछ रहा है मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम तो उसका आंसर होगा 2017। इसमें क्या किया गया, जो महिलाओं की छुट्टी, जो महिलाएं गर्भ से थी, जो उनको 14 सप्ताह की छुट्टी हुआ करती थी, अब इसको बढ़ा करके 14 सप्ताह प्लस 12, यानी अब कितना कर दिया गया, अब 26 सप्ताह की छुट्टी मिलेगी, अब प्लस साथ में सैलरी भी इनको दी जाएगी। तो इस तरीके ये था मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम। एक और बनाया गया, जैसे देखे होंगे 2005 से पहले जो भारत का बजट पेश हुआ करता था, जो भारत का बजट बनता था, उसमें महिलाओं के लिए और बच्चों को स्पेशल बजट नहीं हुआ करता था।
लेकिन वर्ष 2005 में वित्त मंत्री जो पी चिदम्बरम थे, उन्होंने एक नया बजट जोड़ा। उस बजट का नाम पड़ा जेंडर बजट। ध्यान समझिए, इस बजट का नाम पड़ा जेंडर बजट, यानी इसे हिंदी में कहा गया लैंगिक बजट। यानी एक उसी बजट में एक ऐसा बजट जो पूरी तरीके से किसको समर्पित रहेगा, महिलाओं के, यानी महिलाओं के ऊपर कितना खर्च किया जाए, महिलाओं के ऊपर क्या किया जाए, तो ऐसे बजट का जो पैसा खर्च होगा उसको बोला जाएगा जेंडर बजट। ये भारत के बजट में जोड़ा गया वर्ष 2005 से। जितने भी ये क्वेश्चन है सब एग्जाम में क्वेश्चन ये बनाए जा सकते हैं। ठीक, उसके बाद 2000 आपको एक और बहुत बड़ी योजना बनाई गई भारत सरकार द्वारा 2014 के लास्ट में। ऐसे 100 जिलों को खोजा गया जिनका लिंगानुपात सबसे खराब हो। तो उसमें सबसे टॉप पर जो जिला है जिसका सबसे खराब लिंगानुपात हुआ करता था, यानी जहां पर महिला और पुरुषों के बीच में जो बहुत ज्यादा गैप हुआ करता था, वो जिला मिला। उस जिला का नाम पड़ा पानीपत। पानीपत सब लोग जानते होंगे, ये पड़ता है हरियाणा में। हरियाणा एक राज्य है जहां पे उसका नाम है पानीपत। पानीपत में सबसे खराब, तो वहीं से 2015 में एक योजना बनाई गई। उस योजना का नाम था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। उस योजना का नाम बना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इस योजना के तहत ये भी बनाया गया। अब उसके बाद में एक और योजना बनाई गई भारत सरकार द्वारा। देखते होंगे 2012 में एक अजीब घटना हुई भारत में, जिसका नाम पड़ा निर्भया कांड। निर्भया कांड से उस सरकार ने 2013 में एक फंड बनाया। उस फंड का नाम पड़ा निर्भया फंड, यानी इसमें 1000 करोड़ के आसपास भारत सरकार को उसमें रखना अनिवार्य है। इसका नाम पड़ा निर्भया फंड। हाल ही में एक और ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया। हाल ही में भारत सरकार द्वारा एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया जिसका नाम था सी बॉक्स। इसका नाम था सी बॉक्स, यानी हिंदी में इसे कहा गया सेक्सुअल हैरेसमेंट इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स। यानी कोई महिला अगर किसी सरकारी संस्थान पर किसी भी तरह का यौन शोषण का उसके साथ बिहेव हो रहा है, तो वहां पर वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जाकर के वो शिकायत दर्ज करा सकती है। यानी आप देख रहे हैं कि भारत सरकार द्वारा ढेर सारे एक्ट बनाए गए, ढेर सारे भारत के संविधान में भी आर्टिकल जोड़े गए हैं, जिसके तहत महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बहुत सारा कार्य किया गया। लेकिन फिर भी भारत महिलाओं की स्थिति क्या है, बद से बदतर आप देख ही रहे हैं, क्योंकि पूरे विश्व में महिलाओं की स्थिति 40 नंबर पर, और स्वास्थ्य के मामले में सीधे भारत सिर्फ एक देश से बेहतर है। यानी पूरे देश में 156 देशों में से स्वास्थ्य के मामले में भारत की महिलाओं की स्थिति कितनी, 155 नंबर पर है। तो क्या आपको ये समझ में आता है कि इतने सारे काम करने के बावजूद भारत की महिलाओं की स्थिति बद से बदतर क्यों है? देखिए, इसका कारण ये हो सकता है, इसके ढेर सारे कारण है। पहला तो उस तरह का माहौल न दे पाना, एक तरीके का भारत में उस तरह की रूढ़िवादी सोच का होना, बहुत सारे इसके कारण है। अब इसमें ये तो एक कारण है ही कि भारत सरकार द्वारा ढेर सारा काम किया गया, लेकिन आप जानते हैं कि भारत में अधिनियम बस बनाए जाते हैं, लेकिन उसका ठीक तरीके से भारत सरकार उसको ठीक तरीके से उसका इम्प्लीमेंटेशन ठीक से नहीं करा पाती है, उसको ठीक तरीके से एकदम अंतिम व्यक्ति तक उसको पहुंचा नहीं पाती, जिससे उसका लाभ आपको नहीं मिलता। अब आपको मैं एक चौंकाने रिपोर्ट बताता हूं, जिससे आपको पता चल जाएगा कितने सारे एक्ट बनाने से कोई मतलब नहीं है कि जब भारत की सरकार या भारत जितने भी नीति निदेशक लोग हैं उसका ठीक से उसका पालन ही न करें। जैसे एक संस्था है जिसका नाम है ऑक्सफैम, एक संस्था है जिसका नाम है ऑक्सफैम। इसका मुख्यालय आपको कई बार एग्जाम पूछ भी सकता है। ऑक्सफैम का मुख्यालय है नैरोबी, एक जगह है जिसका नाम है नैरोबी, और देश का नाम है केन्या। इसको याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है। ऑक्सफैम एक संस्था, नैरोबी जगह है मुख्यालय इसका, और इसका देश है वो है केन्या। इसने तो भारत में अलग अलग देशों में इसने एक रिपोर्ट जारी किया महिलाओं के आधार पर कि पूरे विश्व में महिलाओं की स्थिति क्या है, और अलग अलग देशों के आधार पर। तो भारत के बारे में इसने रिपोर्ट जारी किया 3 वर्षों के आधार पर, 2018, 2019 और 2020 के आधार पर रिपोर्ट जारी किया। अब उस रिपोर्ट में इसने 2 बात चौंकाने वाली कही। इसमें ढेर सारी बातें हैं कि अलग अलग बातें हैं, लेकिन उसमें 2 बातें जो बड़ी चौंकाने वाली है। पहली बात यह है कि मैंने आपको ही बताया कि भारत सरकार ने 2013 में एक फंड बनाया, जिस फंड का नाम था निर्भया फंड। उस फंड का नाम था निर्भया फंड। ऑक्सफैम ने यह कहा निर्भया फंड के बारे में कि वर्तमान सरकार इन 3 सालों में, इन 3 वर्षों में उसमें नया फंड तो जोड़ना दूर की बात है, यानी भारत सरकार ने इसमें इस बजट को और अधिक बढ़ाना तो दूर की पौड़ी है, और 1 रुपया भी नहीं बढ़ाया, बल्कि जो उसमें जो रुपया रखा हुआ था भारत सरकार ने उसको भी खर्च नहीं किया। यानी सोचिए कितनी अजीब बात है
कि जिसका पैसा हो तो कम से कम उसके ऊपर खर्च कर देना चाहिए, लेकिन भारत सरकार ने जो पैसा जिसके लिए उस धन को भी, उस फंड को भी वो सरकार खर्च नहीं करती। कितनी अजीब बात है। और एक बात बताने वाली, कितनाओं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अलग अलग योजनाएं भारत सरकार कोई बना ले और बड़ी बातें कर ले, लेकिन रिपोर्टें बताती है कि वास्तव में भारत की सरकारें इस क्षेत्र के मामले में महिलाओं के बारे में सोचने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। अगली बात ये बताई गई कि इन 3 वर्षों में 2018, 2019 और 2020 के मामले में भारत सरकार भारत की महिलाओं पर प्रति महिला सिर्फ 30 रुपए ही खर्च करती है। जब रिपोर्ट पहली बार पढ़ा तो काफी चौंक गया, लेकिन बाद में सच में एनालिसिस करने के बाद लगा कि पूरी तरीके से रिपोर्ट क्या थी है, सही थी। यानी भारत सरकार इन 3 वर्षों में प्रति महिला, भारत की प्रति एक महिला पर भारत सरकार ने सिर्फ 30 रुपए खर्च किए हैं। तो आप देख रहे हैं कितना चौंकाने वाली बात है ये, सिर्फ 30 रुपए। अजीब सी बात है कि बातें बड़ी बड़ी लेकिन काम इस तरीके। तो काफी ये सोचने वाली बात है। इसके ढेर सारे कारण हो सकते हैं। एक तो परिवारों को तरीके से महिलाओं को आगे न बढ़ाना, रूढ़िवादी सोच का होना, भारत सरकार का ठीक तरीके से काम न दे पाना, लड़का लड़की में अंतर करना, भ्रूण हत्याएं करना, तमाम तरह के रीजन हो सकते हैं इसके लिए। उस तरह का माहौल भारत में उस तरीके से बन नहीं पा रहा है, इससे तरक्की नहीं हो पा रही है। और देखिए इनको तरक्की करना ही पड़ेगा, क्योंकि भारत में जो महिलाओं की जो संख्या है लगभग अगर देखा जाए तो दोनों का जो संख्या है, जनसंख्या दोनों लगभग 50-50 है। लगभग में आप कह सकते हैं, क्योंकि 48 फीमेल है और 52 करीब पुरुष है, लेकिन उसको लगभग में 50-50 कह सकते हैं। अगर ये महिलाएं पूरी तरीके से अगर पुरुषों पर डिपेंड रहेंगी तो कहीं ना कहीं एक वर्ग जिसका नाम है पुरुष वर्ग पर कहीं ना कहीं पूरी तरीके से क्या बढ़ेगा, दबाव बढ़ेगा। और ये जो महिलाएं होंगी पूरी तरीके से कहीं ना कहीं ये एक वर्ग पर पूरी तरीके से क्या हो जाएंगी, ये निर्भर हो जाएंगी। और जानते हैं कि जहां होती है निर्भरता वहां पर अपने आप एक चीज चली आती है जिसका नाम है शोषण। तो जहां जहां पर निर्भरता आएगी इंसान की लाइफ में, कोई हो, जहां पर निर्भरता आई अपने आप शोषण उसका शुरू हो ही जाए। कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो कि हमेशा लगातार चलते रहेंगे, ठीक है। जहां जहां पर ये बात लड़के की हो या लड़की की, पुरुष हो या महिला, जहां पर निर्भरता वहां पर अपने साथ आएगा क्या, शोषण अपने आप ही चला आएगा। तो अगर यहाँ पर अगर सारी चीजों को देखा जाए, अगर वास्तव में महिलाओं को तरक्की करनी है तो कहीं ना कहीं उनको अपने ऊपर निर्भर की जगह उनको क्या होना पड़ेगा, उनको स्वयं पर निर्भर होना पड़ेगा। यानी दूसरे पर निर्भर उनको नहीं होना चाहिए, खुद पर निर्भर होना चाहिए। तो ये थी कुल मिलाकर आज के इंडेक्स की रिपोर्ट। इसमें आपने जाना कि भारत के पूरे विश्व में शामिल देशों की संख्या 156 है और इसमें शामिल भारत का जो इस बार रैंक आया 140 नंबर पर आया और 4 कंपोनेंट के आधार पर जारी किया जाता है, जो कि 4 कंपोनेंट जो मैंने आपको बताया सबको अलग अलग नोट कर लिए होंगे। टॉप पर है आइसलैंड है और सबसे खराब रैंकिंग है अफगानिस्तान है, ठीक है। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।